हाँ, हेलो। गुड इवनिंग सभी लोगों को। गुड इवनिंग है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो पिछले क्लास में हम लोग ये सारा कुछ कर रहे थे कि जितना कुछ हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखो। ओके, देखो वैसे तो पदार्थ की बहुत सारी गुण होते हैं, ठीक है ना। हम लोग कुछ गुण पढ़ चुके हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन क्या है ना कि उतना हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि अब 9वीं क्लास से आपको कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग बस उतना ही पढ़ने वाले हैं जिसका 10वीं क्लास में हम लोग यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए मैंने बस उतना ही पढ़ाया है। बाकी आप चाहो तो आपके पास भारतीय भवन की किताब है ना, उसको आप लोग जब रीडिंग दोगे सब कुछ समझ में आएगा। उसको रीडिंग देना, उसमें और भी कुछ पॉइंट्स मिलेंगी तो लिख लेना, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ जाएगा। तो आप लोग अपनी तरफ से भारतीय भवन की किताब पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है। आज मैं आप लोगों को कुछ विशेष गुण पढ़ाने वाला हूं। पदार्थ के कुछ विशेष गुण होते हैं, इसके बारे में कई लोग पहले से भी जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो ऊर्ध्वपातन, जिसको सब्लिमेशन कहा जाता है, विसरण, वाष्पन और वाष्पीकरण, ये चार चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और टाइम बच जाएगा तो फिर आगे भी पढ़ लेंगे। ठीक है। तो पहले तो इन चारों पे बात करते हैं। ये भी पदार्थ के ही गुण हैं। जैसे हम लोग पिछले बात किए थे ना, वैसे ही ये भी पदार्थ के ही गुण हैं, लेकिन ये थोड़े से अलग हैं, थोड़े से अलग हटके हैं। जैसे वो ठोस, द्रव, गैस तीनों पे लागू होता था, यहाँ पे थोड़ा सा अलग हटके है, थोड़ा सा उनसे हल्का सा अलग है, बस इतना समझ लो। तो सबसे पहले हम लोग पहले प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, पहले गुण के बारे में बात करते हैं भैया, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। क्या कोई मुझे समझा सकता है सब्लिमेशन क्या होता है? पहले से जानता हो थोड़ा बहुत भी, है कोई जो पहले से जानता है सब्लिमेशन के बारे में? वही तुम लोगों ने क्या नाम रखा है भाई? तीन कुत्ते। हाँ, नाम चेंज करो अपना। क्लास एंड करके पहले नाम चेंज करो। अच्छा ठीक है, अंशु कह रही हैं, साजिया भी कह रही हैं, इन लोगों को पता है, सुष्मिता को भी पता है। ओके, ठीक है, बहुत लोगों को पता है तो अच्छी बात है। ये आपके 9वीं क्लास का है भैया। ऊर्ध्वपातन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सभी लोग जानते होंगे। मैं किसी एक से बात कर लेता हूँ, और कोई एक मुझे बता दे, मैं इसको समझा दूंगा। किससे बात करूं? सबसे पहले अंशु ने बोला है। ठीक है, अंशु आप अपना माइक ऑन कीजिए। सर, हाँ बोलिए। वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस को गर्म करते हैं तो वह माइक बंद हो गया, फिर से खोलिए माइक। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए। माइक ऑन करो। तुम बार बार माइक बंद क्यों करते रही हो? सर फोन आ रहा था इसलिए बंद हो जा रहा है। हाँ बोलो। वह प्रक्रिया जिसमें वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस को गर्म करते हैं तो वह बिना द्रव में बदले गैसीय अवस्था में आ जाता है, और हाँ, उस वाष्प को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले ठोस में मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस पूरे प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बहुत आसान बात है। जैसे एग्जाम्पल में कोई एग्जाम्पल याद है आपको? सर, कपूर। हाँ, कपूर, जिसको कि हम लोग पूजा में यूज करते हैं। ठीक है। यस सर। हाँ, और कोई एग्जाम्पल? शुष्क बर्फ। हाँ, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ होता क्या है, आपको मालूम है शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड। किस स्कूल से हैं अंशु आप? हाई स्कूल हुसैनी। स्कूल हुसैनी, हाँ अच्छी बात है, अच्छे बच्चे हो यार तुम लोग। और कोई एग्जाम्पल याद है इसके अलावा?
सर आयोडीन, आयोडीन आयोडीन, आयोडीन हाँ आयोडीन हो गया, नेप्थलीन हो गया, नौसादर एक होता कपूर। है, अमोनियम यस सर। क्लोराइड। ठीक है, वेरी गुड। ओके, चलो माइक बंद कर लो। अच्छी बात है कि आप लोगों को ये सारी चीजें याद हैं। तो ये वैसे भी बहुत बड़ी बात नहीं थी। कहने का मतलब ये बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट भी नहीं है और बहुत बड़ी चीज भी नहीं है बहुत छोटी चीज। लेकिन तब भी मुझे मालूम है कई लोग होंगे जिनको नहीं आता हो। तो ऊर्ध्वपातन सभी लोग समझ गए। मैं आगे लिखा जो है मैंने वो भी मैं दिखा दूंगा कि ऊर्ध्वपातन हम लोग कहते हैं किसको। देख लो यहाँ पे, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन किसको कहते हैं। कुछ ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव में परिवर्तित हुए, जब हम ठोस को गर्म करेंगे तो वो द्रव में परिवर्तित नहीं होगा, सीधे गैस में चला जाएगा। और जब उस गैस को ठंडा करेंगे तो वो गैस भी द्रव में परिवर्तित नहीं होगा, बल्कि सीधे कहां चला जाएगा, ठोस में चला जाएगा, जब उस गैस को ठंडा करेंगे। इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे आप लोग पूजा करते होंगे, जो लोग पूजा करते हैं या आपने पूजा में देखा होगा, जो कपूर होता है, कपूर हम लोग रखते हैं, उसको जलाते हैं तो वो ठोस होता है कपूर, उजला कलर का। उसमें आग लगाते हैं तो वो जल के सीधे गैस में बदल जाता है। उस थाली में द्रव नहीं बचता, सीधे गैस में बदल जाएगा। ठीक है। वैसे ही एग्जाम्पल होता है आयोडीन का, वैसे ही होता है CO2। पुरानी फिल्मों में आप लोग भगवान वाली फिल्में देखते होगे ना, तो भगवान वाली फिल्मों में नीचे देखते थे CO2 गैस निकल रही है, वहां पे बादलों जैसा कुछ बना देते थे, अजीब अजीब टाइप। याद आ रहा है ना। तो वो क्या है, वो CO2 गैस ही था, जिसको कि ठोस के रूप में रखा जाता था और वो गैस बन जाता था। ठोस के रूप में लाया जाता था और थोड़ा सा हीट होता था तो वो गैस बन जाता था। इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को लिखवाना चाहता हूं। देखो सभी लोग जरा ध्यान से देखना। सामान्य तौर पे क्या होता है, सामान्य तौर पे होता है कि हमारे पास ठोस है, कोई भी ठोस हो सकता है। उस ठोस को हम लोग गर्म करेंगे, ठीक है, तो वो द्रव बदलेगा। फिर जब हम लोग द्रव को गर्म करेंगे तो वो गैस बन जाएगा, यानी वाष्प बन जाएगा। ओके। और इसका उल्टा क्या होता है कि गैस को जब हम लोग ठंडा करेंगे, गैस को जब हम लोग ठंडा करेंगे तो वो द्रव बन जाएगा। जैसे हमने गैस है उसको ठंडा किया तो पानी बन गया, और फिर हम लोग पानी को ठंडा करेंगे तो वो बर्फ बन जाएगा, यानी कि ठोस बन जाएगा। सामान्य तौर पे ऐसे ही होता है, ठीक है। लेकिन ऊर्ध्वपातन में क्या हो जाता है, उसमें हो जाता है कि ठोस को जब हम लोग गर्म करेंगे, ठोस को जब हम लोग गर्म करेंगे तो वो सीधे गैस में बदल जाएगा। और गैस को जब हम लोग ठंडा करेंगे, गैस को ठंडा करेंगे तो वो सीधे किस में बदल जाएगा, ठोस। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है। अब इसके उदाहरण क्या क्या है, सब्लिमेशन के उदाहरण क्या क्या है, जरा वो भी देख लो। कई उदाहरण तो आप लोगों को याद है, कई उदाहरण ना याद हो तो उदाहरण के तौर पे याद रख लेना। कोई भी पूछा जा सकता है कि बताओ ये जो पदार्थ है ये ऊर्ध्वपाती पदार्थ है कि नहीं, ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, जिसको कि नौसादर कहा जाता है अपने आम चाल भाषा में, देसी भाषा में नौसादर, नौसादर ही बोला जाता है। हाँ। उसके बाद आपका आयोडीन हो गया, आयोडीन। अभी जो आपने कपूर का एग्जाम्पल दिया वो कपूर हो गया। एक एग्जाम्पल होता है नेपथिलीन। अब हो सकता है इसके बारे में आप लोग ज्यादा जानते ना हो, बस नाम थोड़ा सा याद रख लेना। नेपथिलीन होता है। और उसके बाद शुष्क बर्फ तो होता ही है, यानी कि CO2, शुष्क बर्फ, बर्फ यानी कि CO2 का ठोस रूप,
CO2 गैस जो होता है ना, CO2 का ठोस रूप, ठीक है, उसको कहते हैं शुष्क बर्फ। तो ये बात थी इसकी। अच्छा, यहाँ पे एक बात और याद रखना तुम लोग, एक बात और क्या मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से देखना। जैसे मान के चलो हमारे पास कोई ठोस है, ठीक है, हमने ठोस को गर्म किया और द्रव में बदल दिया, और फिर हमने द्रव को गर्म किया और गैस में बदल दिया। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ठोस से द्रव में आने की प्रक्रिया को, मैं प्रक्रिया लिख रहा हूं, इस प्रक्रिया को कहते हैं पिघलना। क्या कहते हैं? पिघलना, यानी मेल्टिंग, ठीक है। और द्रव को जब गैस में बदला जाता है ना, जब कोई द्रव है जैसे पानी है, उसको गैस में बदला जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण, जो अभी मैं आगे पढ़ाने वाला हूं। एक्चुअल में क्या है ना, मुझे हिंदी लिखने की आदत नहीं है, इसीलिए मुझे बार बार देखना भी पड़ता है, और हिंदी में ये सारी चीजें मुझे समझ में भी नहीं आती ज्यादा। तो ठोस से द्रव में आना पिघलना हो गया, द्रव से गैस में आना वाष्पीकरण हो गया। और मान के चलो हमारे पास कोई गैस है, और उस गैस को हमने ठंडा किया और द्रव बना दिया, और फिर द्रव को हमने ठंडा किया और ठोस बना दिया। तो इस प्रक्रिया का भी कुछ नाम होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं, गैस से द्रव में आने को संघनन, संघनन, कंडेंसेशन बोलते हैं इंग्लिश में। और द्रव से जब ठोस में आते हैं तो हम कहते हैं फ्रीज हो जाना, फ्रीजिंग। इसीलिए तो हम लोग फ्रीजिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। तो द्रव से जब ठोस में आते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीजिंग हो जाना, यानी कि फ्रीज हो जाना, यानी जिसको जमना कह सकते हो आप, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, जमना। तो ये प्रक्रिया याद रखना जरूर, इसीलिए मैंने ये प्रक्रिया लिख दिया। द्रव से गैस में जाना वाष्पीकरण, गैस से द्रव में आना संघनन, द्रव से ठोस में आना जमना, ठोस से द्रव में जाना पिघलना। इस प्रक्रिया को याद रखना। ये जो 4 नाम लिखे गए हैं ना, ये चारों नाम याद रखना, कई बार सवाल इस पे भी पूछे जाते हैं। चलो, ये भी बात खत्म हो गई। अब कोई मुझे बता सकता है विसरण क्या होता है कोई समझदार व्यक्ति जो मुझे समझा दे? विसरण क्या होता है? ओके ठीक है, साजिया बोल रही हैं, तो साजिया अपना माइक ऑन करो। हाँ साजिया बोलिए। हेलो साजिया, अपना माइक ऑन करो। हाँ आवाज आ रही, बोलो बोलो। वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव्य के कण किसी अन्य द्रव्य में प्रवेश करता है उसे विसरण कहते हैं। अच्छा, तो क्या विसरण सिर्फ द्रव में ही हो सकता है, ठोस में हो सकता है कि नहीं? गैस में हो सर हो सकता है कि सकता नहीं? है, सर हो सकता है। गैस में कैसे होगा, कोई एग्जांपल दे सकती हैं? सोचो सोचो। अरे यार, हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में, हाँ वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस आपस में मिली हुई है ना, यस तो वो सर। सब आपस में डिफ्यूज ही तो है, सब आपस में विसरण में ही तो है। चलो ठीक है, आपने अच्छा बोला, यस वेरी, सर। ओके गुड। चलो माइक बंद कर लो। ठीक है, तो विसरण भी सबको समझ में आ गया कि विसरण क्या होता है। विसरण का मतलब होता है, विसरण वैसे मेन रूप से द्रव के लिए ही बात किया जाता है, कि अगर एक द्रव का पार्टिकल, मतलब एक द्रव जो है दूसरे द्रव में जब हम मिला देंगे तो उसको विसरण कहेंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है भैया दारू। अरे दारू जो होती है, शराब जो होती है, आराम से उसमें पानी मिला दिया जाता है कि नहीं? आराम से उसमें पानी मिला दिया जाता है, और एल्कोहल में पानी मिल जाता है
एल्कोहल में आराम से पानी मिल जाता है। तो एल्कोहल है एक द्रव, ठीक है, और पानी है दूसरा द्रव, तो इसके कण आसानी से इसमें मिल जाते हैं। तो एक द्रव के कण दूसरे द्रव के कण में आसानी से मिल जाए उसको हम विसरण कहेंगे। क्या पानी और तेल, क्या पानी और जैसे मिट्टी का तेल जो है, क्या ये दोनों आपस में विसरण हो सकते हैं? हाँ या ना, जल्दी से बताओ। पानी और तेल, कोई भी तेल है, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, क्या ये आपस में विसरण हो सकते हैं? क्या ये आपस में डिफ्यूज हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, सभी लोग सही जवाब दे रहे हो, नहीं हो सकते। तो ये बात ध्यान रखना है कि कौन विसरण होगा, किसका विसरण नहीं होगा। तो विसरण शब्द आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि अच्छा, दो द्रव के कण आपस में मिल जाना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ द्रव के कण ही द्रव में मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि गैस के कण भी दूसरे गैस के कण में मिल जाए। जैसे हमारे वायुमंडल में देख लो, हमारे वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है कि नहीं, नाइट्रोजन गैस भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी है, हर तरह की गैस। तो यानी कि गैस और गैस भी आपस में मिल सकते हैं, उसमें भी विसरण हो सकता है, डिफ्यूजन उसमें भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा द्रव में होता है तो हम लोग द्रव के लिए पढ़ते हैं, और गैस में भी होता है तो गैस के लिए पढ़ते हैं। ठोस में विसरण ना के बराबर होता है, मतलब एक ठोस का कण दूसरे ठोस से नहीं मिल सकता है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि एक लोहा और एक एल्युमिनियम को रख दो, क्या लोहा और एल्युमिनियम के, लोहा के कण और एल्युमिनियम के कण आपस में मिल जाएंगे क्या? नहीं मिलेंगे। लोहे के कण अलग रहेंगे, एल्युमिनियम के कण अलग रहेंगे, भले तुम उसको बांध के रखो चाहे कैसे भी रखो। बात समझ में आ रही है ना? तो इस बात को समझना, इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझना कि हाँ भैया, डिफ्यूजन जो होगा, विसरण जो होगा, वो गैस में होगा और आपका इसमें द्रव में होगा, ठोस में बहुत कम होता है। जैसे ठोस में कहाँ हो सकता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप लोगों के स्कूल में अगर ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाए कुछ और बहुत दिनों तक छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, चौक से ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख दिया जाए और बहुत दिनों तक छोड़ दिया जाए, तो आप देखना उसको साफ करना, उसको मतलब सही से मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? वो इसलिए कि जो चौक जो है, खली जो है, उसके कण ब्लैक बोर्ड के कण से चिपक गए हैं, यानी वो दोनों कण आपस में विसरण हो गए हैं, दोनों कण आपस में डिफ्यूज हो गए हैं। या कोई दो ऐसी चीज हो जिसको कि बहुत दिनों तक तुम बांध के रख दो, लेकिन वो ठोस पूरा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा क्या कहते हैं, पाउडर के फॉर्म में होना चाहिए, पाउडर जैसा। दो ठोस के पाउडर को अगर एक साथ बांध के रख दो तो वो भी आपस में बहुत दिनों तक रखने के बाद आपस में मिल जाएंगे। तो हम ये बात कह सकते हैं ना कि विसरण की जो प्रक्रिया है वो सबसे ज्यादा गैस में होगी, ठीक है ना, उसके बाद द्रव में होगी और उसके बाद ठोस में होगी, बल्कि ठोस में तो ना के बराबर होगी। ओके, ये बात सबको समझ में आ गई। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप लोग चाहें तो इसको अच्छे से लिख लेना। ये मैंने ऊपर परिभाषा लिखा है और यहाँ पर भी लिख दिया है कि विसरण गैस में भी होता है, एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया, विसरण ठोस में भी होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं कि वाष्पन क्या होता है और वाष्पीकरण क्या होता है। ये दोनों में डिफरेंस कौन समझा सकता है मुझे? वाष्पन एंड वाष्पीकरण, यानी इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? साजिया को मालूम है? ओके साजिया, क्या किसी और को नहीं मालूम? साजिया को ही सिर्फ मालूम है भाई। वैसे हुसैनी स्कूल के बच्चे थोड़े से ज्यादा समझदार लग रहे हैं मुझे। क्यों भाई, ये भवानीपुर और इधर आप लोग क्या कर रहे हो भाई? उधर मंगलापुर के बच्चे सब तो जानते ही होंगे यार, ये सब तो 8वीं 9वीं की चीजें हैं। हाँ? अच्छा,
चलो मिथुन, मिथुन से बात करते हैं। मिथुन अपना माइक ऑन करो। यस सर। आप बोलो क्या दोनों में अंतर होता है, क्या होता है ये दोनों? सर वाष्पन जो होता है वो द्रव के क्वथनांक के नीचे के ताप ऊपर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। ओके ठीक है। और वाष्पीकरण? सर वाष्पीकरण अच्छा, किताब पलट रहे हो तुम? हाँ नहीं सर। हाँ, वो आवाज तो सुनाई दे दी मुझे भैया। सर भूख नहीं है। वाष्पीकरण किसे कहते हैं बोलो? तो जैसे अभी आप बताए हैं, जैसे जैसे कोई गैस है उसे द्रव में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। इसमें सर एक कोई बहुत, गैस देखो, द्रव में ना बल्कि ठोस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ठोस में बदलना? पागल हो गए हो क्या? द्रव को गैस में बदलना ठीक है, लेकिन एक और बात इसमें छुपी हुई है, वो तुम नहीं बता पा रहे हो। एक छोटी सी बात इसमें छुपी हुई है, वही मेन बात है। चलो अपना माइक बंद करो, मैं ये 3 नमूने जो है ना, इनसे मैं बात करता हूँ। हाँ भैया, 3 नमूने खोलो जरा माइक। यस हाँ बताओ क्या होता है वाष्पन और वाष्पीकरण? सर, सर वाष्पन के बारे में नहीं मालूम, लेकिन वाष्पीकरण वो होता है जो पानी भाप बन के ऊपर जाता है और ठंडा होके बादल से बरसता है, उसे वाष्पीकरण कहते हैं। अरे यार, वो कहाँ चले गए? दो दो प्रक्रिया को तुम एक साथ घुसा दी। देखो, तुम्हारी सर बात दो दो सही है, तुम प्रक्रिया को एक नहीं। साथ कैसे? अरे भैया, पानी को तुमने पहले गैस बनाया और फिर गैस को तुम पानी बना दिए, तो 2 प्रक्रिया हो गई ना। सर देखो तुम लोग बता सही रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा तुम लोग गलत बता रहे हो, लेकिन थोड़ा सा तुम लोग जो मैं चाहता हूँ वो नहीं बोल पा रहे। चलो ठीक है, माइक बंद करो। साजिया बोल रही है, कहीं वो बता दे। अपना माइक बंद करो तुम लोग। चलो, हाँ साजिया आप बोलो, जरा माइक ऑन करो अपना। सर सर बताओ, हाँ बोलो। किसी द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है, अच्छा और किसी अ, वाष्प का द्रव में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। नहीं 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 नहीं। सर वाष्पीकरण इतना अच्छे से पता नहीं है। चलो ठीक है, माइक बंद करो। देखो ठीक है, तुम लोग सही सही जा रहे हो, लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन है, जो ना, जो प्रॉपर मतलब है इसका, उस पर थोड़ा सा नहीं पहुंच पा रहे हो। देखो मैं बता रहा हूँ, वाष्पन और वाष्पीकरण दोनों वो प्रक्रिया है जिसमें हम लोग द्रव से गैस में जाते हैं। द्रव से गैस में जाना, द्रव से गैस में जाना वाष्पन भी होता है, वाष्पीकरण भी होता है। तो फिर अंतर क्या है? अंतर क्या है वो समझो। जैसे मान के चलो कि जैसे तालाब है, तालाब का पानी है, ठीक है ना, किसी पोखर का पानी है, किसी नदी का पानी है, तो वो पानी जो है कैसे कम हो जाता है भाई? तालाब का पानी कैसे कम हो जाता है? क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है, हमारे आसपास का जो टेम्परेचर है, जो हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर है, उसी टेम्परेचर पर वो पानी जो है वो धीरे धीरे उड़ जाता है, धीरे धीरे गैस में बदल जाता है, ठीक है ना। किस टेम्परेचर पर? हमारे वायुमंडल के टेम्परेचर पर, यानी कि जो हमारा 25-30 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस होता है हमारे वायुमंडल का, उसी टेम्परेचर पर वो जो द्रव है वो गैस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पन, यानी इवेपोरेशन। ओके। और अगर मान के चलो कोई द्रव है और हम अपनी तरफ से उसको गर्म कर रहे हैं,
हम अपनी तरफ से गर्म करके और उसको गैस में बदल रहे हैं, हम अपनी तरफ से हीट दे रहे हैं, हम अपनी तरफ से उसको हीटर पे रखे हैं, या ये कह लो कि क्या कहते हैं, चूल्हे पर रखे हैं, ठीक है, हम अपनी तरफ से हीट कर रहे हैं। तो द्रव को गैस में बदलना हम अपनी तरफ से हीट देकर उसको कहते हैं वेपोराइजेशन। बस इतना सा अंतर था। तो कभी भी सवाल आए कि वायुमंडल के टेम्परेचर पर ही, यानी कि 100 डिग्री से नीचे ही, ठीक है ना, अपने आप द्रव गैस में बदल जाता है, तो उस प्रक्रिया को इवेपोरेशन कहा जाता है। और हम अपनी तरफ से हीट दें, हम अपनी तरफ से टेम्परेचर देकर द्रव को गैस में बदलें, इस प्रक्रिया को वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण कहा जाता है। ये कभी भूलना मत, ठीक है। मैंने यहाँ पे दोनों लिख रखा है, दोनों डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है। किताबी डेफिनेशन जो आप लोग याद करते हो, मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से अच्छे तरीके से लिख दिया है, देख लो। अब बताओ, अभी तक मैंने जो पढ़ाया उसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है किसी को? ये जो 4 मैंने आज एक्स्ट्रा पढ़ाया है, इसमें किसी को कुछ पूछना है? हाँ, 3 नमूने। माइक ऑन करो भैया, बोलो। हेलो। हाँ बोलो। गर्मी के दिनों में हाँ, हम मिट्टी के घर में पानी ठंडा क्यों हो जाए? अच्छा, मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसमें पानी ठंडा क्यों हो जाता है, ये पूछ रहे हो ना? यस सर। अच्छा, देखो, मिट्टी के जो घड़े होते हैं ना, उसमें मतलब उसका कॉन्सेप्ट जो है ना, वो वास्तव में आपको मैं बताऊं 11वीं क्लास में बहुत मजे से समझ में आएगी, ठीक है। अपना माइक बंद कर लो, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं, समझना। 11वीं क्लास में एक वहां पे टॉपिक होता है हीट ट्रांसफर का, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर का कंसेप्ट जो होता है ना, वहां पे बहुत अच्छे से समझाया जाता है। अभी मैं आपके लिए इतना कह सकता हूं, अभी मैं ये कह सकता हूं कि जो घड़ा होता है, घड़े में छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटी छिद्र होती है, ठीक है ना। तो जब हम लोग पानी उसमें डालते हैं, तो उसके अंदर की जो गर्माहट है ना, वो छोटे छोटे छेद से बाहर निकल जाती है। तुम अभी के लेवल पर इतना समझो, जो पानी हम लोग उसमें डालते हैं, उस पानी में थोड़ी सी गर्माहट होगी ना, थोड़ा सा पानी गर्म होगा ना, तो वह जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, क्योंकि मिट्टी का घड़ा जो होता है वो पूरी तरह से पैक तो होता नहीं, मिट्टी का घड़ा मिट्टी से बना है, तो छोटा छोटा सा छिद्र छूट जाता है, जो कि हमें समझ में नहीं आता, जिससे पानी बाहर नहीं निकल सकता है, लेकिन गैस बाहर निकल सकता है। वो इतने छोटे छिद्र होते हैं, तो उस छोटे छिद्र से गर्म गैस बाहर निकल जाती है, और जब इस पानी से गर्म गैस बाहर निकल जाती है, तो पानी ठंडा हो जाता है। बाकी इसके अंदर का एक होता है इंटरनल एनर्जी, समझ रहे हो, एक इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है कि क्यों ऐसा होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है। इसके लिए 11वीं क्लास में वेट करना। 11वीं क्लास में आपका जो पार्ट 2 फिजिक्स का किताब है, उसमें आई थिंक दूसरा या तीसरा चैप्टर है, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में ही है, उसमें आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ बोलो, फिर बोलो बोलो। सर, तो पानी मान लेते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो घड़ा फूटता क्यों नहीं है? फूटता क्यों नहीं है अगर तो? क्योंकि क्योंकि उसकी बहुत सारी गर्माहट जो है सो निकल जाती है ना, और वो पका हुआ है भैया, तो पका हुआ है, गर्माहट तुम नीचे से दे रहे हो, गर्मी दे रहे हो, तो ये सारी चीज भी गर्म हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन उसके अंदर का जो चीज है वो गर्म हो जाएगा, और जो भी अंदर ज्यादा गर्माहट बनेगी, जैसे प्रेशर कुकर होता है, तो हम लोग एक सीटी बनाते हैं ना, जिससे कि अंदर की गर्मी बाहर निकल जाए, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, उससे कुछ ना कुछ गर्माहट बाहर की तरफ आ जाती है, इसी कारण से जल्दी नहीं फटता। अगर बहुत देर तक रख दोगे तब तो फट जाएगा।
अचानक से तेज हीट दे दोगे तब फट जाएगा। Yes, sir. लेकिन अगर आहिस्ते आहिस्ते दोगे, इसीलिए तुमने देखा होगा जो एक चंपारण मीट कल के चल रहे हैं, हांडी मीट, तो वो लोग किस पे बनाते हैं? कोयले पे बनाते हैं, धीमी आंच पे बनाते हैं। देखा है कभी उसको? Yes, sir. हाँ, धीमी आंच पे इसलिए बनाते हैं जो ताकि बगल में ताकि हम लोग थोड़ा थोड़ा हीट दें, अंदर गर्माहट बने और बाहर की तरफ थोड़ा सा निकलता जाए, ताकि ये फूट ना पाए। समझ गए? Yes, sir. चलो ठीक है, माइक बंद करो। Yes, sir. सर मेरा एक और क्वेश्चन। हाँ बोलो। हेलो सर, मेरा हाँ एक और क्वेश्चन है। हाँ बोलो। और मान लेते हैं पका हुआ चीज फटता है, तो आम भी तो पका हुआ रहता है, उसको आग पर जलाएंगे तो वो तो पूरा काला ही हो जाता है। आम जब पकता है तो उसके अंदर गर्माहट होती है कि नहीं? तो इतनी ज्यादा भी तो नहीं होती कि फट जाए वो। अरे उसके अंदर इंटरनल एनर्जी होता है, उसके अंदर खुद की अंदर की तरफ एनर्जी होती है, लेकिन इतना ज्यादा थोड़ी ना होगा कि फट जाएगा। और जिस आम के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाएगी वो फट जाता है। इसीलिए देखते हो कई आम जो होते हैं वो फट जाते हैं, पेड़ पे हैं तब भी फट जाएंगे। ये सारा कंसेप्ट जो है, ये इंटरनल एनर्जी जब पढ़ोगे ना, ये चैप्टर मैंने बोला ना 11वीं क्लास में, तब कर सकते हो। हालांकि ये आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ये सब तो प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। लेकिन इसके पीछे का साइंस समझने के लिए 11वीं क्लास तक इंतजार करो। 11वीं क्लास में थोड़ा सा और डेप्थ में जब पढ़ोगे तो समझ जाओगे। अभी मैं बताऊंगा तो अंदर की बात नहीं बता पाऊंगा, सिर्फ ऊपर ऊपर की बता पाऊंगा। हाँ ओके, कमलेश। कमलेश आपको कुछ कहना है? माइक ऑन करूं क्या? बोलो। कमलेश, यस या नो? आपका माइक ऑन किया जाए? बोलो कमलेश, माइक ऑन है आपका। आपका माइक ऑन है कमलेश, बोलो क्या बोलना है। आवाज नहीं आ रही यार तुम्हारी अच्छे से। हाँ साजिया, तुम कुछ पूछ रही थी, क्या पूछ रही थी? बोलो। माइक ऑन करो साजिया। बोलो। सर घड़ा कैसे बनाया जाता है? अब ये तो जाकर पूछो उनसे जो बनाते हैं, हमें क्या मालूम। ये तो कुम्हार से जाकर पूछो ना। हमने तो कभी नहीं बनाया। सर तो मिट्टी का उसमें छिद्र रह जाता है, तो कैसे बनाया जाता है कि छिद्र रह जाता है उसमें? क्योंकि वो देखो, मिट्टी जो है ना, मिट्टी से बनता है, तो मिट्टी इतना इतना ज्यादा थोड़ी ना, वो मिट्टी को हम लोग वो करते हैं कि वो पूरा पूरा कवर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हम अपने हाथ से उसको बना रहे हैं, और उसको किसी मशीन के द्वारा तो बनाया नहीं जा रहा है। जैसे हम लोग ग्लास बना रहे हैं, स्टील का, एल्युमिनियम का, पीतल का, तो हम लोग उसको ऐसा बनाते हैं कि पूरा पैक्ड हो जाए। लेकिन ये हाथ से बनता है तो इसमें छोटे छोटे छिद्र छूट जाते हैं, जिससे कोई द्रव बाहर नहीं आ सकता, सिर्फ गैस ही बाहर आ सकता है, वो भी गर्म गैस बहुत कम आता है, बहुत कम। ठीक है, यस सर। माइक बंद कर लो। हाँ बोलो भैया, 3 नमूने बोलो जल्दी। हेलो। हाँ बोलो। बोल रहे हैं कि एल्कोहल और ईथर में किसका वाष्प तीव्रता से होता है? क्या आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलना। बोले हैं कि एल्कोहल और हाँ। ईथर इनमें से किसका वाष्पन तीव्रता से होता है? अरे यार, इसका फॉर्मूला तुम जानते हो? इसका फॉर्मूला अभी अगर हम बताएं तो तुम समझ नहीं पाओगे। अब फिर से मुझे ऊपर ऊपर ही बताना होगा। एल्कोहल और ईथर जो है ना, सर ये 10वीं क्लास में तुम पढ़ोगे। इसके लिए ज्यादा इंतजार मत करना। 10वीं क्लास में एक चैप्टर है कार्बन, ठीक है ना, वहां पे
एल्कोहल और ईथर के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। हालांकि अभी मैं पढ़ा भी रहा हूँ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, यही कार्बन चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो एल्कोहल और ईथर जो है ना वहां पे डिटेल में, अभी इस तरह के सवाल पूछोगे मैं बताऊंगा, समझ में नहीं पाऊंगा। क्या बोल रहे थे, फिर से बोलो, माइक ऑन करो, बोलो भाई। सर 10th क्लास में हम अगर पढ़ते हैं तो अल्कोहल का निर्माण करना जा सकते हैं। तुम दारू बनाने के चक्कर में हो क्या? हैं? यस सर, यस सर। प्लानिंग डन। हाँ जान सकते हो, 10वीं क्लास में कार्बन चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे एल्कोहल कैसे बनता है मैं वो सिखाऊंगा वहां पे। लेकिन तुम बना नहीं पाओगे। ठीक है, सर वो बहुत बहुत करने का तो केमिकल प्लान प्रोसेस है। अलग है ना, वो बहुत अलग जब प्रोसेस सर है। रन करते हैं सर हाँ मतलब शराब बिकता है कि नहीं? क्या? आपके घर की तरफ शराब बिकता है? नहीं हमारे गांव की तरफ तो नहीं है, लेकिन उधर तुम्हारे भवानीपुर की तरफ शायद ठेके उके हैं, वहीं से आते हैं इधर भी किसी इधर को मंगाना कोयले है। का पान बना रहे हैं सर। हमारी तरफ नहीं है, इधर कोई नहीं बनाता जहां तक मुझे नॉलेज है। अब मैं देखो, अब मैं शराबी तो हूं नहीं कि मुझे मालूम हो कि कहाँ बन रहा है कहाँ नहीं बन रहा। चलो ठीक है, सुधांशु कुछ बात करना चाहते हैं, सुधांशु बोलो। हाँ सुधांशु बोलो जल्दी, 1 मिनट बचा है। सर ये क्या हो रहा है सर? ये पूछ रहा है तो शराब बनाने का, सर पढ़ाना चाहिए तो पढ़ना चाहिए, तो ये शराब बनाने का ठेका ये सब। अरे सब बदतमीज है एक्चुअल में, आज अब इसके आगे मुझे पढ़ाना भी नहीं था। ठीक है, अब इसके आगे कल मैं पढ़ाऊंगा, तो कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद आपकी केमिस्ट्री का 1-2 चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर केमिस्ट्री में हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग कल। कल नया टॉपिक